एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा जहां एक शासक, जिसे इतिहास ने सबसे समझदार मूर्ख यानी वाइजेस्ट फूल का नाम दिया, उसने एक नाई, बावर्ची और शराब बनाने वाले को सरकार के सबसे ऊंचे पदों पर बिठाया। हाँ, और एक ऐसी डाक व्यवस्था जो सिर्फ घोड़ों से नहीं बल्कि घुंघरू बांधकर मील दर मील दौड़ने वाले लोगों पर निर्भर थी। हाँ, वाकई मतलब जब मध्यकालीन इतिहास को सिर्फ युद्धों या तारीखों के चश्मे से हटाकर देखा जाता है ना, तो ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। ये वो दौर था जब सत्ता के गलियारों में प्रयोग हो रहे थे जो अक्सर बहुत भारी पड़ते थे। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहरी पड़ताल में ऐतिहासिक स्रोतों और विस्तृत नोट्स के आधार पर दिल्ली सल्तनत भाग 2 का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। इस चर्चा का मुख्य मिशन तुगलक, सैयद और लोधी वंश के इस बेहद जटिल इतिहास से उन सबसे रोचक और चौंकाने वाले तथ्यों को बाहर निकालना है जो वास्तव में मायने रखते हैं। सही कहा, ताकि बिना किसी इन्फो ओवरलोड के इस दौर की प्रशासनिक और सामाजिक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सके। एकदम सही। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। शुरुआत होती है 1320 ईस्वी से, जब खिलजी वंश के पतन के बाद तुगलक वंश की नींव रखी गई। हाँ, और ये शुरुआत भी एक बड़े राजनीतिक उथल-पुथल का ही नतीजा थी। गाजी मलिक नाम के एक बहुत ही अनुभवी सेनापति ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान को सत्ता से बेदखल कर दिया और फिर खुद गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी संभाली। ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए सैन्य अभिजात्य वर्ग का उदय था। बिल्कुल। और गद्दी पर बैठते ही गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण कार्य शुरू कर दिए। दिल्ली का तीसरा शहर, जिसे आज हम तुगलकाबाद के नाम से जानते हैं, वो उसी का बसाया हुआ है। जी। साथ ही मशहूर तुगलकाबाद किले का निर्माण भी उसी के समय में हुआ। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उसकी मौत का तरीका। हाँ, वो बहुत ही अजीब घटना थी। मतलब किसी युद्ध के मैदान में या बीमारी से उसकी जान नहीं गई, बल्कि एक लकड़ी के महल के गिरने से हुए हादसे में उसकी मृत्यु हुई। कई स्रोत इसे एक सोची समझी साजिश भी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। और उसके बाद सत्ता में आता है उसका बेटा जौना खान, जिसे दुनिया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन तुगलक, यही वो शासक है जिस पर इतिहासकार सबसे ज्यादा बटे हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य उस समय के हिसाब से भौगोलिक दृष्टि से सबसे विशाल था। हाँ, लेकिन उसकी पहचान उसके बड़े साम्राज्य से ज्यादा उसके अप्रत्याशित फैसलों से होती है। अप्रत्याशित कहना शायद बहुत छोटा शब्द होगा। ये वही सुल्तान है जिसे इतिहास में अक्सर सबसे समझदार मूर्ख कहा जाता है। लेकिन स्रोतों में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि उसने उस दौर की हर स्थापित सामाजिक मान्यता को एक तरह से तोड़कर रख दिया। ये कल्पना करना भी हैरान करता है कि उसने आम लोगों और कामगारों को दरबार के ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। बिल्कुल, जैसे अजीज खुम्मार जो पेशे से शराब बनाने वाला था, फिरोज हज्जाम जो एक नाई था, मनका तब्बाख जो बावर्ची था, और लड़ा तथा पीरा नाम के माली, इन सभी को उसने उच्च पद दिए। अगर इसे एक बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर से जुड़कर देखा जाए ना, तो ये कदम उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से क्रांतिकारी था। उस दौर में ऊंचे पद सिर्फ कुलीन वर्गों या शाही खून वाले लोगों के लिए रिजर्व होते थे। योग्यता या पेशे के आधार पर किसी आम इंसान को प्रशासन में जगह देना एक तरह से स्थापित तुर्क और अफगान नोबिलिटी को सीधी चुनौती देना था। जियाउद्दीन बर्नी ने भी तो इसकी आलोचना की है ना? बिल्कुल। जियाउद्दीन बर्नी जैसे समकालीन इतिहासकार जो खुद उसी कुलीन वर्ग से आते थे, उन्होंने अपनी किताबों में सुल्तान की इस बात के लिए बहुत तीखी आलोचना की है। बर्नी की नजर में ये परंपराओं का अपमान था। हाँ। लेकिन सुल्तान के नजरिए से ये जन्म के बजाय हुनर और वफादारी को तवज्जो देने की एक कोशिश थी। लेकिन क्या यही अति क्रांतिकारी सोच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बन गई? क्योंकि इसके बाद उसके जो 4 बड़े प्रयोग हुए वे इतिहास में शानदार योजनाओं और भयानक क्रियान्वयन के सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। उन प्रयोगों को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे बताते हैं कि एक अच्छी नीति भी जमीनी हकीकत को समझे बिना कैसे तबाही ला सकती है। सही बात है। पहला था 1326 में दोआब क्षेत्र में कर यानी टैक्स बढ़ाना। गंगा और यमुना के बीच का यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। विचार यह था कि यहां से ज्यादा राजस्व मिलेगा जिससे सेना का खर्च उठाया जा सकेगा। लेकिन बदकिस्मती से उसी समय वहां भयानक अकाल पड़ गया और कर वसूलने वाले अधिकारी जमीन की इस असलियत को नजरअंदाज करते हुए बस सख्ती बरतते रहे, जिससे किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया और वे जंगलों में भाग गए। हाँ।
हालांकि स्रोतों में ये भी दर्ज है कि जब सुल्तान को इस आपदा की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसने राहत कार्य भी शुरू किए। बिल्कुल, और यहीं पर उसका एक प्रशासक वाला रूप सामने आता है। अकाल के दौरान जब किसानों के पास बीज तक नहीं बचे थे, तब उसने सौंधर और तक्कावी के रूप में एग्रीकल्चरल लोन्स बांटे, जो आज की फार्मर सब्सिडी जैसा है। बिल्कुल, ये आज के समय में सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत पैकेज जैसा ही था। इसी संकट से सबक लेते हुए उसने दीवाने कोही नाम का एक पूरा नया कृषि विभाग ही खड़ा कर दिया, जिसका काम बंजर जमीन को खेती लायक बनाना था। सही कहा। ये कदम निश्चित रूप से आगे की सोच को दर्शाता है। लेकिन 1327 में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहते हैं, वहां ले जाने का जो फैसला था वो तो एक अलग ही स्तर की त्रासदी साबित हुआ। हाँ। दिल्ली से इतनी दूर दक्षिण में पूरी आबादी को शिफ्ट करने का ख्याल भौगोलिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। सुल्तान का तर्क इसके पीछे बहुत स्पष्ट था। दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था और वहां से दक्षिण भारत के नए जीते हुए क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना आसान होता। साथ ही दिल्ली हमेशा उत्तर पश्चिम से होने वाले मंगोल हमलों के खतरे में रहती थी। लेकिन गलती ये हुई कि सिर्फ सरकारी दफ्तरों को ले जाने के बजाय उसने दिल्ली की पूरी आबादी को वहां जाने का आदेश दे दिया, जो कि बहुत अव्यावहारिक था। बिल्कुल, वो सफर इतना कठिन था कि रास्ते में ही हजारों लोगों की जान चली गई। और जब वो दौलताबाद पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण को नियंत्रित करना मुश्किल था, वैसे ही दौलताबाद से उत्तर भारत और मंगोल सीमाओं की रक्षा करना असंभव था। तो अंततः उसे ये फैसला वापस लेना पड़ा। हाँ। और तीसरा प्रयोग था 1329 में कांसे और तांबे की टोकन करेंसी की शुरुआत। ये तो पूरी तरह से आज की आधुनिक कागजी मुद्रा यानी फिएट करेंसी जैसा ही विचार था, जहां सिक्के का मूल्य उसके धातु के वजन पर नहीं बल्कि सरकार के वादे पर निर्भर करता है। वैचारिक स्तर पर यह बहुत उन्नत कदम था। उस समय दुनिया भर में चांदी की कमी हो रही थी और सुल्तान को अपने सैन्य अभियानों के लिए धन चाहिए था। उसने आदेश दिया कि तांबे और कांसे के सिक्कों का मूल्य चांदी के टंका के बराबर माना जाएगा। लेकिन ये प्रयोग इसलिए विफल हुआ क्योंकि टकसाल यानी मिंट पर सरकार का कोई एकाधिकार नहीं रह गया था। स्रोतों के मुताबिक हर हिंदू और मुस्लिम का घर एक टकसाल बन गया था। हाँ, लोग अपने घरों में ही नकली सिक्के ढालने लगे और उन नकली सिक्कों से कर चुकाने लगे। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और अंत में सुल्तान को कांसे के सिक्कों के बदले असली चांदी के सिक्के देने पड़े, जिससे खजाना खाली हो गया। और चौथा बड़ा विफल प्रयोग था खुरासान अभियान, जिसके लिए उसने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, उन्हें 1 साल का एडवांस वेतन भी दे दिया। बाप रे। लेकिन राजनीतिक समीकरण बदलने के कारण वो अभियान कभी शुरू ही नहीं हो पाया। इन सब के बावजूद धार्मिक नजरिए से अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक काफी खुलावा और सहिष्णु शासक था। वो पहला सुल्तान था जिसने अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। वो हिंदुओं के त्योहार होली में भी शामिल होता था। इसी दौर की एक और बेहद दिलचस्प बात है, यहाँ आए विदेशी यात्री और उनका आंखों देखा हाल। मोरक्को से आए प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का जिक्र यहाँ बहुत अहम है। हाँ, इब्न बतूता। उसने अपनी किताब रेहिला में उस दौर का इतना जीवंत वर्णन किया है कि तत्कालीन समाज की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। खासकर जिस डाक और संचार व्यवस्था का उसने वर्णन किया है वो अद्भुत है। इब्न बतूता के अनुसार उस समय संचार प्रणाली बहुत ही कुशल थी। पत्राचार और शाही फरमानों को संभालने के लिए बाकायदा दीवाने इंशा नाम का एक अलग विभाग था। इस संचार के 2 मुख्य तरीके थे। एक थी उलुक यानी घोड़ों वाली डाक व्यवस्था, जिसमें हर 4 मील पर ताज़ा घोड़े और घुड़सवार तैयार रहते थे। लेकिन जो दूसरी व्यवस्था थी दावा यानी पैदल डाक व्यवस्था, वो ज्यादा रोमांचक और प्रभावी थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। हर एक मील पर 3 स्टेशन बने होते थे। डाक ले जाने वाला व्यक्ति एक हाथ में संदेश और दूसरे हाथ में एक छड़ी रखता था जिस पर घुंघरू बंधे होते थे। घुंघरू? हाँ, वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता था और घुंघरू की आवाज सुनकर अगले स्टेशन पे खड़ा व्यक्ति पहले से ही दौड़ने के लिए तैयार हो जाता था। इस तरह संदेश हवा की गति से यहां तक कि घोड़ों से भी तेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी बेहतरीन संचार व्यवस्था और दीवाने इंशा जैसा चुस्त विभाग होने के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही सबसे ज्यादा विद्रोह क्यों हुए? यह एक सोचने वाली बात है। क्या ये इस बात का संकेत है कि सिर्फ सूचना का तेजी से पहुंचना काफी नहीं है अगर नीतियां ही जनता के खिलाफ हों? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक बिंदु है। संचार व्यवस्था केवल सूचना दे सकती है, लेकिन वो लोगों के असंतोष को दूर नहीं कर सकती। जब नीतियां लगातार विफल हो रही थीं
और जनता परेशान थी तो तेज डाक व्यवस्था ने सिर्फ विद्रोह की खबरें जल्दी पहुंचाने का काम किया, विद्रोह को रोकने का नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सबक है। खैर, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सत्ता में आए उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। 1351 से 1388 तक का उसका शासनकाल पूरी तरह से एक अलग ही दिशा में जाता है। फिरोज शाह तुगलक का गद्दी पर बैठना कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। उसका राज्याभिषेक 1351 में ठट्टा, जो अब सिंध में है, वहां हुआ था। क्योंकि सत्ता पर उसका दावा बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए उसकी ज्यादातर नीतियां मुख्य रूप से उलेमाओं यानी धार्मिक अधिकारियों और कुलीन वर्ग को खुश करने पर केंद्रित थी। उसने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोज शाही भी लिखी, जिसमें उसने खुद को एक आदर्श और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में पेश करने की कोशिश की। अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए उसने लोक भलाई के कई काम किए, जिसे आज के समय में एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का मॉडल कहा जा सकता है। बिल्कुल। दिल्ली में दारुशिफा नाम का एक बड़ा अस्पताल बनवाया, जहां मुफ्त इलाज होता था। गरीब और अनाथ लड़कियों की शादी और विधवाओं की मदद के लिए दीवान खैरात नाम का एक नया विभाग ही बना दिया। हाँ। दासों यानी गुलामों के रखरखाव के लिए दीवानी बंदगान नाम का एक अलग विभाग बनाया, जिसमें 1,80,000 से ज्यादा दास थे। यहाँ तक कि बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए दीवाने इश्तियाक भी स्थापित किया गया। ये सामाजिक कार्य ऊपर से देखने में बहुत प्रगतिशील लगते हैं, लेकिन अगर उसकी आर्थिक और कर प्रणाली यानी टैक्सेशन सिस्टम को देखा जाए तो वो पूरी तरह से रूढ़िवादी और शरिया कानूनों पर आधारित था। हाँ, उसने पुराने कर हटा दिए थे। उलेमाओं को खुश करने के लिए उसने पिछले सुल्तानों द्वारा लगाए गए कई अमानवीय करों को हटा दिया और सिर्फ 4 मुख्य कर लागू किए। पहला था खराज, जो जमीन की उपज का 10वां हिस्सा होता था। दूसरा ज़कात, जो मुसलमानों की संपत्ति पर 2% का धार्मिक कर था। और जजिया भी तो उसी के समय में गैर मुस्लिमों पर एक बिल्कुल अलग कर के रूप में सख्ती से लागू हुआ था। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी इस कर से छूट नहीं दी गई, जो पहले हुआ करती थी। ये सही है, पहले जजिया खराज का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे एक स्वतंत्र कर बना दिया। और चौथा कर था खम्स, जो युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा होता था। इसके अलावा क्योंकि उसने कृषि के लिए बहुत सी नहरें बनवाई थी, इसलिए उसने हक-ए-शर्ब नाम का एक सिंचाई कर भी लागू किया, जो उपज का 10वां हिस्सा होता था। निर्माण कार्यों का उसे बहुत शौक था। उसने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, जो उसने जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था, और फिरोजाबाद जैसे कई शहर बसाए। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच उसकी एक ऐसी नीति थी जिसने अंदर ही अंदर तुगलक वंश की जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर दिया। वो थी उसकी सैन्य और राजस्व नीति। और वो नीति थी एकता प्रणाली को वंशानुगत बना देना। हाँ, बलबन जैसे पूर्व शासकों ने सेना को मजबूत करने के लिए दीवान-ए-अर्ज नाम का सैन्य विभाग बनाया था और सैनिकों को नकद वेतन देने की कोशिश की थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को नकद वेतन देने के बजाय गांवों से मिलने वाले जमीन के राजस्व के माध्यम से भुगतान करना शुरू किया, जिसे वजेहा कहा जाता था। इतना ही नहीं, उसने ये नियम बना दिया कि अगर कोई सैनिक मर जाता है या बूढ़ा हो जाता है तो उसका पद और जमीन उसके बेटे या दामाद को मिल जाएगी। ये तो एक तरह से सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म को बढ़ावा लेना था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सेना में योग्यता का कोई मूल्य नहीं रह गया। जो पद कल तक हुनर के आधार पर मिलते थे, वे अब पुश्तैनी जागीर बन गए। सही कहा। इससे सेना की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई और ये जमींदार कुलीन वर्ग इतने ताकतवर हो गए कि केंद्र सरकार उन पर निर्भर हो गई। बिल्कुल। और इसी कमजोर सैन्य ढांचे का फायदा उठाकर एक ऐसा तूफान आया जिसने तुगलक वंश की कमर ही तोड़ दी। तैमूर का आक्रमण। हाँ, 1398 में भारत पर मध्य एशिया के क्रूर शासक तैमूर का भयानक आक्रमण हुआ। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह तुगलक बैठा था। तैमूर ने दिल्ली की कमजोर सेना को बुरी तरह रौंद दिया और शहर को कई दिनों तक लूटा। ये बहुत विनाशकारी था। दिल्ली सल्तनत, जो कभी पूरे भारत पर राज करती थी, वो अब सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गई। ये इतिहास की एक बड़ी विडंबना है कि 1405 में चीन को जीतने के रास्ते में तैमूर की मृत्यु हो गई, लेकिन वो जाते जाते भारत के राजनीतिक नक्शे में एक बड़ा बदलाव कर गया। वो खिज्र खान नाम के एक स्थानीय गवर्नर को मुल्तान का शासक नियुक्त कर गया था।
इसी खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया और सैयद वंश की नींव रखी। सैयद वंश के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो सत्ता को वैध ठहराने का उनका तरीका था। खिज्र खान जानता था कि उसके पास कोई बड़ी सैन्य ताकत नहीं है, इसलिए उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि खुद को रैयत आला कहना पसंद किया, जिसका मतलब है तैमूर के वंशजों का प्रतिनिधि। और तारीख़ मुबारक शाही जैसी समकालीन किताबों में ये दावा किया गया है कि सैयद असल में पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। इस वंश के लोगों को कुलाहदारान कहा जाता था, जिसका अर्थ है विशेष टोपी पहनने वाले। हाँ, ये स्पष्ट रूप से सैन्य कमजोरी को धार्मिक पवित्रता के आवरण से छिपाने की एक कूटनीति थी। लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने का ये एक चतुर तरीका था। हालांकि ये वंश बहुत लंबा नहीं चला और 1451 ईस्वी में समाप्त हो गया। जिसके बाद मंच पर आते हैं अफगान मूल के शासक लोदी वंश। 1451 में बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अफगान सरदारों की राजनीतिक सोच तुर्कों से बिल्कुल अलग थी। वो कैसे? तुर्क सुल्तान खुद को धरती पर ईश्वर का साया मानते थे और निरंकुश सत्ता में विश्वास करते थे। लेकिन अफगान समाज कबीलाई ढांचे पर आधारित था। वहां सुल्तान कोई भगवान नहीं, बल्कि समान लोगों में प्रथम या कहें फर्स्ट अमंग इक्वल्स माना जाता था। इसी वजह से बहलोल लोधी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था। लेकिन इस वंश में जिस शासक का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है वो है उसका बेटा सिकंदर लोदी, जिसे निजाम शाह के नाम से भी जाना जाता था। 1489 से 1517 तक के अपने शासनकाल में उसने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। सिकंदर लोदी की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि 1504 में आगरा शहर की स्थापना थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और सैन्य कारण था। दिल्ली से राजधानी हटाना। हाँ, दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्गों और उपद्रवी राजपूत राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए आगरा एक एकदम सही भौगोलिक केंद्र था। इसीलिए 1506 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली। और प्रशासन के स्तर पर उसने खेती की जमीन को मापने के लिए गज इस सिकंदरी नाम का एक नया पैमाना शुरू किया, जो 32 अंकों या डिजिट्स का होता था। ये भू राजस्व व्यवस्था कोष पारदर्शी बनाने की एक बड़ी कोशिश थी। बिल्कुल। और एक सांस्कृतिक बात जो बहुत ध्यान खींचती है, वो एक कवि भी था। वो फारसी में कविताएं लिखता था और अपना उपनाम उसने गुलरुख ही रखा हुआ था। लेकिन लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत जिस तरह से हुआ वो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम ने अपने पिता और दादा की नीतियों को पलटते हुए अफगान सरदारों पर पूर्ण निरंकुश सत्ता थोपने की कोशिश की, जो कि अफगान ढांचे के खिलाफ था। बिल्कुल। उसने पुराने और सम्मानित सरदारों का अपमान किया, जिससे अफगान कुलीन वर्ग में भारी असंतोष फैल गया। ये वही घमंड था जिसने उसके पतन की कहानी लिखी। इसी तनाव का नतीजा था कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खान ने काबुल से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें लगा था कि बाबर तैमूर की तरह लूटपाट करके वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर के इरादे कुछ और ही थे। और फिर 1526 का वो ऐतिहासिक पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सेना से कई गुना बड़ी थी, लेकिन वो बुरी तरह असंगठित थी। हाँ, जो दीवाने अर्ज कभी बलबन और अलाउद्दीन के समय में अजय हुआ करता था, वो अब सामंती सरदारों की भीड़ बन चुका था। दूसरी तरफ बाबर के पास मध्य एशियाई तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाना था, जिसका भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। बाबर की तोपों और बेहतर रणनीति के सामने इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। और इसी के साथ सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ये स्पष्ट होता है कि इन सुल्तानों ने जो विभाग बनाए, जैसे पत्राचार के लिए दीवाने इंशा, हाँ, कृषि के लिए दीवाने कोही, सैन्य प्रबंधन के लिए दीवाने अर्ज या न्याय के लिए दीवाने रिसालत, ये केवल नाम नहीं थे, बल्कि एक ऐसी मजबूत नौकरशाही की नींव थे जिसने आगे चलकर मुगल और यहाँ तक कि ब्रिटिश प्रशासन को भी प्रभावित किया। ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। जब इन राजवंशों का मूल्यांकन किया जाता है तो ये केवल तलवारों और विजयों का इतिहास नहीं लगता। ये जमीन मापने के तरीकों, कर प्रणालियों,
कल्याणकारी योजनाओं और सत्ता के केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण के प्रयोगों का एक विशाल दस्तावेज है। हर शासक अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन को ढालने की कोशिश कर रहा था। सच में इतिहास की परतें जब खुलती हैं तो वर्तमान की कई व्यवस्थाओं की जड़ें नजर आने लगती हैं। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री से ही उपजा एक ऐसा विचार यहाँ रखा जा रहा है जो शायद इन ऐतिहासिक चरित्रों को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास ने समझदार मूर्ख का तमगा जरूर दे दिया, लेकिन अगर आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था की नज़र से देखा जाए तो टोकन करेंसी या फिएट मनी लाना, जो आज पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार है, या फिर अपनी राजधानी को देश के ठीक बीचों बीच ले जाने का विचार ताकि पूरे भूभाग पर नजर रखी जा सके, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये विचार आधुनिक अर्थशास्त्र और भौगोलिक प्रशासन के सबसे बुनियादी सिद्धांत नहीं है? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अगर इस बात की कल्पना की जाए कि उसके पास उस दौर में आज जैसी तकनीक, छपाई मशीनें, मिंट पर सरकारी नियंत्रण और संचार के तेज साधन होते, तो क्या इतिहास उसे एक विफल मूर्ख के बजाय अपने समय से सदियों आगे सोचने वाले एक महान विजनरी के रूप में याद नहीं रखता? वाकई ये विचार सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में अक्सर विफलता किसी विचार की नहीं, बल्कि उस विचार को लागू करने वाले संसाधनों की कमी की होती है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त किया जाता है। ज्ञान की इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के पन्नों में छुपे ऐसे ही खजाने और नए दृष्टिकोण आगे भी इसी तरह खोजे जाते रहेंगे।